Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि स्पेस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट नासाज डार्ट मिशन. नासा का डार्ट मिशन हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ना सबसे पहले देखते हैं कि डार्ट का फुल फॉर्म क्या है. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डार्ट? सो डार्ट इज़ डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट. दिस इज़ नासाज डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट. ना ये मिशन बेसिकली हमारा एक प्लानिटरी डिफेंस सिस्टम है जिसमें कि ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, एस्टेरॉयड से बचाने के लिए, ताकि अर्थ के ऊपर आकर कोई एस्टेरॉयड कोलाइड ना कर सके एंड दैट कुड बी अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, इसे प्रिवेंट करने के लिए नासा का ये डार्ट मिशन है, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन मिशन. वी कैन से दैट दिस इज ह्यूमैनिटीज फर्स्ट प्लानिटरी डिफेंस सिस्टम टेस्ट. Here we are protecting our Earth from asteroids that can pose a threat to us in the future. तो सिविलियन मिशन ऐसा है जिसमें हम डिफेंस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं अगेंस्ट द एस्टेरॉइड्स. ठीक है जी. तो पहले तो बिल्कुल बेसिक चीज़, एस्टेरॉइड्स क्या है. आप अपनी ज्योग्राफी की क्लासेस में पढ़ते हैं दैट वी हैव सो मेनी एक्स्ट्रा प्लैनेटरी रॉक्स. आप जब मार्स और जुपिटर के बीच में देखते हैं बहुत सारे हमारे पास टेरेस्ट्रियल रॉकी स्ट्रक्चर्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं. अब दो तरह की थ्योरीज हैं. एक थ्योरी ये कहती है कि ये एक प्लैनेट था लेकिन ये प्लैनेट किसी और बॉडी से कोलाइड कर गया और अब ये जो पीसेस आपको मिल रहे हैं, जो छोटे छोटे रॉक्स आपको मिल रहे हैं, दीज आर द पीसेस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लैनेट. लेकिन दूसरा स्कूल ऑफ थॉट आता है, वो कहते हैं नहीं, ये एक फेल्ड प्लैनेट है. अगर ये सारे ही सब्सटेंसेस, ये सारे पीसेस, ये सारा मैटर अगर इकट्ठा हो जाता तो एक प्लैनेट बन जाता. क्यूपलर्स बेल्ट जिसे हम कहते हैं. सो देयर वी हैव डिफरेंट टेरेस्ट्रियल रॉकी बॉडीज जिन्हें हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स. अब होता क्या है कि जब अर्थ रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है, तो मैनी अ टाइम्स अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इन एस्टेरॉइड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है. ग्रेविटेशनल पुल इस एस्टेरॉइड को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है. व्हेन इट एंटर्स इनटू अर्थ्स एटमॉस्फेयर तब हम एस्टेरॉइड को बोल देते हैं मीटेओराइड. एंड इट कैन हैव अ वेरी impactful collision with Earth. When we talk about dinosaurs and their extinction, हम क्या कहते हैं, डायनासोर्स की एक्सटेंशन कैसे हो गई? हम कहते हैं भाई बहुत बड़ा कोई मीटेराइड आकर कोलाइड किया था अर्थ के साथ, which led to extinction of dinosaurs. तो सिमिलरली नासा का ये जो डार्ट मिशन है, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन, दिस इज अ प्लानिटरी डिफेंस सिस्टम in which they are trying to protect Earth from the asteroids. Good to go. Now यहाँ पे एक जो चीज़ टेस्ट की जाएगी that is kinetic impact method. ना काइनेटिक इम्पैक्ट मेथड को यूज़ करके अब एस्टेरॉइड्स के साथ हम एस्टेरॉइड्स को तोड़ नहीं सकते. What we can do is we can redirect and divert the asteroid by crashing into it. और ये किया गया. हमारे पास सितंबर 26, 2022 को ये टेस्ट किया जाएगा वेरी सून एंड इट विल चेंज द वे इट ऑर्बिट्स द डाइडिमॉस. सो इट विल डाइवर्ट द एस्टेरॉइड. उसमें जाकर कोलाइड करेगा और कोलाइड करके एस्टेरॉइड को रीडायरेक्ट करेगा, डाइवर्ट करेगा. सो इसे बोल रहे हैं काइनेटिक इम्पैक्ट मेथड और इसे 26 सितंबर को हम नासा जो है इसे टेस्ट करने वाला है.
इसीलिए ये न्यूज़ में है। ठीक है जी। नाउ लेट्स नो मोर अबाउट दिस डार्ट मिशन। अब इसका एम ये भी है कि हमारे जो एस्टेरॉइड्स हैं सोलर सिस्टम में, उनकी शेप को अंडरस्टैंड किया जाए, उनकी कॉम्पोजिशन को समझा जाए बेस्ड ऑन द चेंज इन इट्स ऑर्बिट। ऑर्बिट वो कर रहा है, इट ऑल्सो रोटेट्स अराउंड, इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो उनकी क्या शेप है, क्या कंपोजिशन है, कौन सा इजेक्टेड मटेरियल वहाँ से निकलता है, तो एस्टेरॉइड्स की यहाँ पे स्टडी की जाएगी अगर हम सिंपल वर्ड में कहें। एंड यहाँ पे जो नासा का डार्ट है, दिस वेज अराउंड समवॉट अराउंड 600 किलोग्राम्स। डार्ट विल टारगेट द डिडीमॉस, इसे डाइडीमॉस भी बोल देते हैं। व्हाट इज दिस? ये एक एस्टेरॉइड ही है, दिस इज द काइंड ऑफ एस्टेरॉइड ओनली, एंड it is classified as those asteroids which has a potential hazard on Earth. ऐसे asteroids which can be of potential hazardous, which are near Earth object, उनके लिए हम term use करते हैं डिडीमॉस। ये जो एस्टेरॉइड है ये 1996 में डिस्कवर किया गया था। इसे डिडीमॉर्फस कहा गया बिकॉज ऑफ इट्स बाइनरी नेचर। एक बार 1996 में से डिस्कवर किया गया था, उसके बाद 2003 में इसे डिस्कवर किया गया। डिडीमॉस का मतलब है ट्विन, इट मीन्स ट्विन। सो इट्स अ पर्टिकुलर एस्टेरॉइड जिसे हमने नेम क्या दिया है, डिडीमॉस, विच मीन्स ट्विन। तो हमारे इस डार्ट मिशन में डिडीमॉस जो आपका एस्टेरॉइड है, इससे टारगेट किया जाएगा लाइक अराउंड 50 मिनट्स बिफोर इट्स इम्पैक्ट। इसके अलावा डार्ट में और बहुत टेक्नोलॉजीज़ हैं। यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ड्रैको कैमरा, रोल आउट सोलर एरेज, इनको भी टेस्ट किया जाएगा फॉर द फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशंस। सो डायमॉर्फस की अगर हम बात करें, सो दिस इज समवॉट अराउंड 160 मीटर्स वाइड, एंड इसका जो ऑर्बिट है इट इज़ मच लार्जर, बहुत ही बड़ा हमारे पास एस्टेरॉइड है डिडीमॉस, जो कि हमने पहले कहा, एंड ये उसके अराउंड ऑर्बिट करता है, डायमॉर्फोस। एंड एज सच इट इज़ नॉट ऑफ एन एक्चुअल थ्रेट टू अर्थ। डिडीमॉस 780 मीटर्स वाइड है, इसके आसपास ऑर्बिट करता हुआ डायमॉर्फस 160 मीटर्स वाइड है। ठीक है। अब टेलीस्कोप जो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, तो जो इस पिक्चर में आएंगे, एक तो वेब टेलीस्कोप आ जाएगा, हबल टेलीस्कोप, क्यूबसैट, जिसे लीसिया क्यूब भी कहा जा रहा है। दे विल ऑल टेक मेजरमेंट्स ऑफ चेंजेस दैट विल हैपन इन द सिस्टम एंड देन दे विल ट्रांसमिट द इमेजेस बैक। जो कैमरा यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है उसे हम कह रहे हैं ड्रैको, विच इज़ बेसिकली डिडीमॉस रिकॉनेसेंस एंड एस्टेरॉइड कैमरा फॉर ऑप्टिकल नेविगेशन। ये एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, इससे डिडीमॉस की इमेजेस को कैप्चर किया जाएगा। व्हेन यू आर सपोर्टिंग डार्ट्स ऑटोनॉमस गाइडेंस सिस्टम, वो भी ये का फंक्शन करेगा, इमेजेस तो क्लिक करेगा ही करेगा, अलॉन्ग विद इट इट विल सपोर्ट द डार्ट्स ऑटोनॉमस गाइडेंस सिस्टम। It almost take 38 seconds for one-way communication. फिर इसके अलावा क्यूबसैट और लिसिया क्यूब, ये इटालियन स्पेस एजेंसीज ने बनाए हैं, ये भी दो कैमरा हैं, एंड दीज विल ऑपरेट ऑटोनॉमसली। तो ये टेस्ट होने वाला है, तो इसीलिए थोड़ी नज़रें बनाए रखेंगे। पहले ही इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि जब 26 सितंबर आए और इसके फाइंडिंग्स की बात हो, वी शुड बी क्लियर अबाउट इट कि ऐसा एकदम से कैसे हो गया। तो दिस इज़ नासाज डार्ट मिशन। अब यहाँ से जो हमारा बेसिक है ना, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट। पहली स्टेटमेंट क्या है? एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स, whereas comets are formed of frozen gases which are held together by rocky and magnetic material.
सही है। एस्टेरॉइड रॉकी प्लैनेटॉइड्स हैं, इसलिए मैंने कहा था ये फेल्ड प्लैनेट इसको बोल देते हैं। कॉमेट्स ऑन द अदर हैंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ गैसेस एंड इन गैसेस के अंदर रॉकी और मेटालिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। अब सेकंड है एस्टेरॉइड इज फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स, दैट इज ट्रू। लेकिन फिर कह दिया कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन वीनस एंड मरकरी, ये गलत है। कॉमेट्स आर प्रेजेंट ईदर बियॉन्ड नेपच्यून, वो मरकरी और वीनस के बीच में नहीं होते, ज़्यादातर वहाँ पे मिलते हैं। एंड दे मूव टूवर्ड्स द सन, एंड व्हेन दे मूव comets have a glowing tail and asteroids do not have such kind of thing because asteroid एक planetoid है, rocky है, whereas comets में gases हैं, तो gases glow करती हैं, तो वो glowing tail के जैसे आता है। So 1 and 3 statements is correct। तो यहाँ से आप देखें कि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन का स्तर बढ़ सकता है क्योंकि नासा का डार्ट मिशन इससे रिलेटेड है, तो अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे। ओके, मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स 2022। ये टर्म न्यूज़ में आई है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स। व्हाट इज़ दिस? नाउ न्यूज़ में आने की वजह ये है, रिसेंटली 26 ड्रग्स ऐसे हैं जिनको नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022 में डाला गया है। इन 26 ड्रग्स में जो एसेंशियल ड्रग्स हैं, इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेडिसिन जैसे कि रैंटिडीन, सर्कुराफ्रेट, इन सबको यहाँ पे इसके अंदर जो है उनको डिलीट किया गया है। 26 ड्रग्स दे वर डिलीटेड। कहने का मतलब है कि इस पूरी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन को रिवाइज कर दिया गया है। तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ दी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। याद रखेंगे ये जो 26 ड्रग्स थे इनको डिलीट किया गया है, जिसके बाद हमारी जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है इसे रिवाइज किया गया है। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ दिस नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन? ये पहली बार 1996 में कंपाइल की गई थी एंड उसके बाद ये 3 टाइम्स पहले रिवाइज हो चुकी है। 2003 में हुई थी, 11 में हुई थी, 15 में हुई थी एंड नाउ 2022 में इसे रिवाइज कर दिया गया है। अब एज ऑफ नाउ इस लिस्ट में 384 ड्रग्स हैं। इट हैज़ 384 drugs which are present in the national list of essential medicine। इस रिवीजन जो 2022 में जो रिवीजन हुई है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें 34 ड्रग्स को ऐड किया गया है और 26 ड्रग्स को रिमूव किया गया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बेसिकली नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन को रिवाइज कर दिया गया है। नाउ व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? तो यहाँ पे WHO पिक्चर में आता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो एज पर WHO, essential medicines are those which satisfy the priority healthcare needs of the population। ऐसी मेडिसिन्स जो कि प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड जो है इंडियन पॉपुलेशन की या किसी भी पॉपुलेशन की जिसे वो सेटिस्फाई करता है, उन मेडिसिन्स को हम कहेंगे असेंशियल मेडिसिन। जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने फर्स्ट टाइम नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन प्रिपेयर की इन 1996 और उस टाइम में इसमें 279 मेडिसिन डाली गई। तो ये ऐसी मेडिसिन हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि प्रायोरिटी बेसिस पे जो हेल्थ केयर नीड्स हैं उनको पूरा करती हैं। दिस लिस्ट मेड विद द कंसिडरेशन टू डिजीज़ प्रेवलेंस। ऐसी कौन सी डिजीज़ हैं जो कि ज़्यादा प्रेवलेंट हैं और उनके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन आती हैं, ऐसी कौन सी मेडिसिन जो कि ज़्यादा एफिशिएंट हैं, सेफ़ हैं, कंपैरेटिवली कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, उन मेडिसिन को इस लिस्ट में डाला गया। बिकॉज ऐसी जो मेडिसिन हैं दे विल बी प्रेजेंट इन एडिक्वेट अमाउंट एज वेल एज इन एप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म, और उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जाएगा। These medicines will be available in such a way that they are easily available for an individual or a community।
दे कैन ईजिली अफोर्ड इट। तो वो होती है हमारी एसेंशियल मेडिसिन्स। एंड नाउ जब हम देखते हैं कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो इंडिया में है, अच्छा इसे एक और चीज़ कह देते हैं, यहाँ पे जो मेडिसिन इंक्लूड होती हैं, जो ड्रग्स नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में है ना, उनके लिए टर्म हम यूज़ कर लेते हैं शेड्यूल्ड ड्रग्स, क्योंकि वो लिस्ट में है ना, दे आर शेड्यूल्ड ड्रग्स एंड दे आर चीपर बिकॉज हमारा जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, दे कैप द मेडिसिन प्राइसेस एंड दे चार्ज ओनली इट ऑन द बेसिस ऑफ WPI बेस्ड इन्फ्लेशन, कि असेंशियल मेडिसिन है ना, सो दे विल बी चीपर। और चीपर क्यों है? कि यहाँ पे NPPA पिक्चर में आ जाता है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, एंड ये क्या करते हैं, इन मेडिसिन के ऊपर, इनके प्राइसेस के ऊपर कैप लगा देते हैं। चेंजेस WPI इंडेक्स में अगर कोई चेंज आता है तो उसके बेसिस पे किया जाएगा। इसमें बहुत सारी मेडिसिन आ जाएंगी, इसमें एंटी इन्फेक्शन मेडिसिन भी आती हैं, डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए इंसुलिन ज़रूरी है, HIV की मेडिसिन, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, contraceptives, hormonal medicines, anesthetics, all of that is covered. And those companies, those who are selling the non-scheduled drugs, they can hike the prices up to 10% every year. ये तो शेड्यूल्ड है ना, इसके ऊपर तो प्राइस कैप है, लेकिन जो नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं उनके प्राइसेस को अप टू 10% हर साल बढ़ाया जा सकता है। एक बार जब नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन रिलीज होती है तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, बेसिकली विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, देन दे ऐड दिस टू द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, जिसके बाद NPPA इसके जो प्राइसेस हैं उन्हें फिक्स करती है। तो ध्यान से समझो, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, इसे कौन रिलीज़ करेगा? द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। एंड ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स हेल्थ के अंदर नहीं आता, दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, एंड देन दे विल ऐड दिस इनटू द ड्रग प्राइस ऑर्डर, कंट्रोल ऑर्डर, और जिसके बाद NPPA इसके प्राइसेस को फिक्स करेगा। ठीक है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। सो दिस वाज अबाउट योर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट आर्टिफिशियल सन। जी हाँ, आर्टिफिशियल सन। सो साउथ कोरिया के जो साइंटिस्ट हैं, दे हैव क्रिएटेड एन आर्टिफिशियल सन, जिससे कि अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी मिल पाएगी। सो दैट इज द न्यूज़। साउथ कोरियन साइंटिस्ट क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल सन। इसे अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखें तो देर आर साइंटिस्ट ऑफ साउथ कोरिया, वहाँ पे सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी है और कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूजन एनर्जी है। दे हैव डन दिस थिंग, जिसके थ्रू उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट की है बाय क्रिएटिंग दिस आर्टिफिशियल सन। ठीक है, एंड दिस दे हैव क्रिएटेड इन द कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामाक एडवांस्ड रिसर्च रिएक्टर। कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामाक एडवांस्ड रिसर्च रिएक्टर। रिपोर्ट्स ये हैं कि इस रिएक्टर में जो टेम्परेचर है, इट कैन गो टिल 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस फॉर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स के लिए जो टेम्परेचर है, इट कैन गो अबव 100 मिलियन डिग्रीज। लेकिन सन का जो कोर है ना, उसका टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्रीज, और इस रिएक्टर में टेम्परेचर जा सकता है अप टिल 100 मिलियन डिग्रीज। समझ आ रही है बात? अब साउथ कोरिया एक ऐसा कंट्री नहीं है जिसने ये किया है। इससे पहले चाइना के साइंटिस्ट भी इसी तरह के मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं, एंड दे वर डेवलपिंग अ स्मॉलर वर्जन ऑफ दिस ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर सिंस 2006, एंड इवन रिसेंटली the East Fusion Energy Reactor, which is basically Environmental Advanced Superconducting Tokamak Fusion Energy Reactor, they also created an artificial sun. और इस artificial sun में 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रीच हो सकता है for this 1056 सेकेंड्स। तो 70 मिलियन
कहाँ अर्थ सन की जो कोर है उसमें 15 मिलियन है. दिस इज ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हॉटर देन द सन. तो चाइना भी आर्टिफिशियल सन क्रिएट कर चुका है. अब इसका सिग्निफिकेंस क्यों है भाई, क्यों कर रहे हैं, आर्टिफिशियल सन बनाने की ज़रूरत क्या है? सो द फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज एनर्जी सिक्योरिटी. क्योंकि जिस तरह के नेचुरल रिएक्शन सन में होते हैं, इस आर्टिफिशियल जो सन बनाया गया है उसमें उसी नेचुरल रिएक्शन को मिमिक किया गया है. और इससे होप ये है कि ह्यूमैनिटी इससे वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हार्नेस कर पाएगी और हमारी जो एनर्जी क्राइसिस की बैटल है हम उसे यहाँ से जीत पाएंगे, पूरा कर पाएंगे. अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आर्टिफिशियल सन में एनर्जी कौन सी यूज़ हो रही है, कौन सा रिएक्शन है? सो द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज गोइंग ऑन ओवर हियर. एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज द होली ग्रेल of energy, and this is reaction is what powers our sun as well. फ्यूजन में क्या किया जाता है कि जो एटॉमिक न्यूक्लियस है उनको मर्ज किया जाता है, and when they are merged it creates a massive amount of energy. ये इसका उल्टा होता है फिजन. फिजन जो है वो एटॉमिक वेपन्स में यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ करते हैं, जहाँ पे इस एटॉमिक न्यूक्लियर को स्प्लिट किया जाता है इनटू फ्रैगमेंट्स. फ्यूजन रिएक्शन में किसी भी फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत नहीं. इट लीव्स बिहाइंड नो हार्मफुल और हजार्डस वेस्ट मटेरियल. न्यूक्लियर फिजन जो है वहाँ पे इट प्रोसीड्स दैट पावर कमर्शियल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन. फिजन में थोड़ी बहुत ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं, लेकिन फ्यूजन रिएक्शन में देर इज़ नो रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एट ऑल. एंड प्लस फ्यूजन रिएक्शंस आर लेस डिजास्ट्रस. इट इज़ क्लेम टू बी दैट देर इज़ लेस रिस्क ऑफ एनवायरमेंटल डिजास्टर इन केस ऑफ फ्यूजन देन द फिजन. सो न्यूक्लियर फ्यूजन को यूज़ करके आर्टिफिशियल सन क्रिएट किया गया. अब इसका एक चैलेंज ये है कि टेम्परेचर को 100 मिलियन डिग्री से अबव रखना एक अपने आप में चैलेंज है, एंड ताकि इसकी जो ऑपरेटेबिलिटी है वो भी स्टेबल रहे फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा ना हो कि शॉर्ट पीरियड में ये उसके बाद ऑपरेटेबल नहीं रहा. न्यूक्लियर फ्यूजन इवन रिमेन्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम बीइंग रियलाइज्ड आउटसाइड द लैब, डिस्पाइट ऑफ डिकेड्स ऑफ रिसर्च इनटू द टेक्नोलॉजी. तो ये कुछ चैलेंजेस यहाँ पे हैं हमारे पास. अपार्ट फ्रॉम दिस, चाइना का हमने देख लिया कि चाइना का जो आर्टिफिशियल सन है उसे ईस्ट बोल देते हैं हम. वहाँ पे भी न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्टर है, दिस फैसिलिटी, दिस डिज़ाइन, एवरीथिंग वाज डेवलप्ड बाय चाइना. इस फैसिलिटी को आर्टिफिशियल सन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है जस्ट लाइक द रियल सन. और यहाँ पे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम गैसेस को यूज़ किया जाता है. ये वैल्यू एडिशन साथ के साथ करते जाएं. इस फ्यूजन रिएक्शन में हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम गैसेस जो हैं इनको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है. 2006 से ही साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर फैसिलिटी, and it will become world's largest nuclear fusion reactor once it becomes operational in 2035. न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को यहाँ पे रेप्लिकेट किया जाता है क्योंकि यही सेम रिएक्शन सन में भी होता है. चाइना के ईस्ट में जो हाई टेम्परेचर है वो हार्नेस होता है बाय बॉइलिंग हाइड्रोजन आइसोटोप इनटू द प्लाज्मा एंड देन फ्यूजिंग देम टुगेदर व्हिच रिलीजेस एनर्जी. फ्यूल को तकरीबन 150 मिलियन डिग्रीज तक हीट अप किया जाता है सो दैट इट फॉर्म्स अ हॉट प्लाज्मा सूप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो प्लाज्मा है इनको रिएक्टर की वॉल्स पे रखा जाता है टू इंश्योर दैट दे आर नॉट कूलिंग डाउन, एंड देन दे फ्यूज टुगेदर एंड दे जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. हाइड्रोजन में ही हमारे पास न्यूक्लियर होता है ड्यूटेरियम का और ट्राइटियम का, एंड देन दे आर फ्यूज्ड टू क्रिएट हीलियम न्यूक्लियस. इन दो एलिमेंट्स को, एटम्स को कंबाइन करके बनेगा हीलियम एंड अ न्यूट्रॉन,
and a whole lot of energy is released. So we can say that this is a significant development, but yes, of course, there's still a lot to go before that the world is fully able to see the functioning of the artificial sun. ठीक है, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिफिशियल सन की वजह से आपको क्लियरली पता होना चाहिए व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिजन एंड व्हाट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन। हालांकि आप अपनी साइंस एंड टेक की क्लासेस में इसके बारे में पढ़ते हैं, बस हम इस करंट अफेयर वीडियो में दोबारा गो थ्रू करेंगे विद व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिजन एंड व्हाट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन मीन्स स्प्लिटिंग, ब्रेकिंग। यूजुअली एक लार्ज न्यूक्लियर लेके उसे स्प्लिट किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। एंड फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ क्रिटिकल मास ऑफ सब्सटेंस जिसको आप ब्रेक करोगे, एंड यू विल ऑल्सो नीड हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स फॉर दिस, and it takes a very little energy to split atoms in a fission reaction. Fission normally nature में नहीं होती, आप करवा रहे हो, and when fission reaction happens, a lot of radioactive particles are also created. Energy is also released, which is million times greater than what releases in a general chemical reaction. But याद रखिएगा, fission में जो energy release होती है, it is lower than the fusion. फिजन में कम एनर्जी रिलीज होती है एज कंपेयर टू फ्यूजन। न्यूक्लियर वेपन्स में न्यूक्लियर फिजन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, फिजन बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब, एटम बॉम्ब जिसको बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो मैसिव न्यूक्लियस है उसको स्प्लिट किया जाता है इनटू फोटॉन्स विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ गामा रे, फिर फ्री न्यूट्रॉन्स एंड द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एक टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्शन में 235 यूरेनियम और एक न्यूट्रॉन को यूज़ किया जाता है, इन्हें स्प्लिट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन में जो कि हमारे आर्टिफिशियल सन में यूज़ हो रहा है, जो लाइटर एटम्स हैं इनको आपस में कंबाइन किया जाएगा और इस कॉम्बिनेशन के दौरान हेवियर एटम्स बनेंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। एंड दिस इज़ द प्रोसेस विच पावर्स योर सन, योर स्टार्स। जहाँ पे देखो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हुआ, इतनी हीट प्रोड्यूस हुई और लाइट भी प्रोड्यूस हुई। किस तरह से होगा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन? यहाँ पे H2 और H3 जो आपके आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, इनको आपस में कंबाइन किया जाएगा एंड व्हेन दे आर कंबाइंड दे फॉर्म हीलियम। And then there's a free and fast moving neutron is also released, and this neutron has kinetic energy which can be converted from the extra mass which was left over after the combination. So this is your nuclear fusion and nuclear fission reaction. This was something very important that I wanted to discuss when it comes to your artificial sun. That is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.